डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने बुक परचेज कर लिया? क्योंकि जब क्लास में आप लोग आते थे तो 2-3 स्टूडेंट्स के पास ही बुक्स अवेलेबल थी। इसलिए अब जब कंटिन्यूसली पढ़ाई चल रही है तो आप लोग जो ओल्ड बुक परचेज करना चाहते हैं अब उनसे परचेज कर लें, क्यों बुक के बिना आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे आपको करा रहा हूँ, जब आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो जाए तो मेरे पढ़ाने का प्रोसेस अलग हो जाएगा। ओके, आज हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग की गई, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग चल रही है उसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि किस एरिया में किस प्रकार के रिसोर्स हैं। फिर इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री के किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में पता लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत पहले सर्वे किया जाता है, फिर मैपिंग की जाती है, फिर यह पता लगाया जाता है कि किस क्वालिटी के किस क्वांटिटी में ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद ही माइनिंग की जाती है। सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोवेड विद एप्रोप्रिएट technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। सपोज हमें मालूम है किस एरिया में किस क्वांटिटी के किस क्वालिटी के किस क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़मीन के अंदर से उस रिसोर्स को बाहर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। उसे निकालने के बाद उसके यूटिलाइजेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी की, स्किल की और इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल आयरन ओर है, सबसे पहले उसे निकालना, फिर किस क्वालिटी का है, फिर उस आयरन ओर से जो इम्प्योरिटीज हैं उसे मेल्ट करके अलग करना, फिर जो भी मशीनरीज बनाने हैं, टूल्स बनाने हैं, उसका निर्माण करना। और इन सभी के लिए इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, स्किल भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यह नहीं कि जिस एरिया में ये रिसोर्स हैं सिर्फ वहीं पर डेवलपमेंट हो, ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट हम क्लास में डिस्कस किया था कि जो कुछ एरियाज हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन अदर स्टेट्स से वे रिसोर्सेज को हायर करके वहाँ पर अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करके इसे डेवलप करते हैं और वे डेवलप हैं। इसके लिए एग्जांपल में मैंने महाराष्ट्र का दिया था कि वहाँ पर रिसोर्सेज का अभाव है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के कारण वह एक रिच और डेवलप्ड स्टेट है। दूसरी ओर मैंने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसका एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर रिसोर्सेज के अपार भंडार हैं लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, इसीलिए यह आज भी बैकवर्ड है। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज का प्लानिंग करनी चाहिए कि
पूरे इंडिया के, पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में जो है इसका योगदान हो। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence। जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 5 इयर्स प्लान के द्वारा जो है इन रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइज करके, एक प्लानिंग के तहत इसका यूटिलाइज करके जो कंट्री के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हम जानते हैं कि हमारे देश में 5 इयर्स प्लान जो है ये 1952 से स्टार्ट हुआ था। The availability of resource is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। हम जानते हैं कि कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो, जब तक कि रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक कि रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, कब तक जो है वह डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि रॉ मटेरियल्स की, रिसोर्सेज की। अब किसी एरियाज में या किसी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत हैं बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वह भी हिंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उन रिसोर्सेज से वे प्रोडक्शन वर्क नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दीज आर इंक्लूडेड in economically backward region। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। कि कुछ ऐसे भी कंट्री में जो एरियाज हैं, रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किया गया और वह डेवलप नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज का अभाव है लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर दिया गया है कि वह काफ़ी रिच है। द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनाइजेशन reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and established their supremacy over the colony। हम जानते हैं कि जो ये कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज थे, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज में आया। वहाँ पर इंडस्ट्रीज के द्वारा गुड्स का निर्माण होने लगा बहुत फास्ट गति से, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज का अभाव था। ऐसे में डेवलपमेंट के लिए वह दूसरे ऐसे बैकवर्ड कंट्री की खोज करने लगे जहाँ पर कि उन्हें रिसोर्सेज प्राप्त हो सके, और ऐसे कंट्री जहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस का अभाव हो लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्राप्त हो, तो वहाँ पर वे अट्रैक्ट हुए और उसे कॉलोनी में चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, एशियाटिक कंट्रीज, जो एशियन कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज पर यूरोपियन कंट्रीज ने अधिकार करके अपना कॉलोनी बना लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और अपना सुपरमेसी दिखाने लगे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutions changes। India has experienced all this in different phases of the colonization। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and the historical experiences of the people। कि आप देखेंगे कि इंडिया के अंतर्गत देखेंगे कि डेवलपमेंट के लिए
सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं होता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके लिए ह्यूमन स्किल होना चाहिए। जो जितना अधिक, जिस कंट्री के जितना अधिक जो है स्किल्ड पीपल होंगे, वह कंट्री उतना ही डेवलप होगा। और जो इंडिया आज डेवलप कर रहा है उसका सिर्फ बेस रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप किया गया। और जो हिस्टोरिकल हैं, जैसे हिस्टोरिकल जो इसके कारण में आएंगे, जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ से गई, वे किस प्रकार से यूज करते थे रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से डेवलप किया, ये सभी जो हमारे पास इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ थे। और उसी प्रोसेस के आधार पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया को डेवलप करने का प्रयास किया गया। और आज हम देखते हैं कि हमारा देश काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यह रिसोर्स जो हम इतना अधिक यूटिलाइज कर रहे हैं, यह लिमिट अमाउंट है और इसका प्रोडक्शन नेचुरली होता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। साथ ही साथ ओवर यूज से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वह भी ना हो, इसके लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन यानी रिसोर्स को बचाना, सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, ताकि कंटिन्यूस जो है ये ह्यूमन बीइंग्स डेवलप करते रहे। क्योंकि जो फॉर्मेशन के स्पीड है और जो यूटिलाइजेशन के स्पीड है, दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग है। ये बनने में, रिसोर्सेज के नेचुरली बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्टली हम लोग इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में जल्द ही ये सारे रिसोर्स समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारा डेवलपमेंट वर्क भी रुक जाएगा। इसीलिए फ्यूचर को कंसर्न करते हुए यह आवश्यक है कि हम रिसोर्स को एक प्लानिंग के तहत जो है यूटिलाइज करें और रिसोर्स को कंजर्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।